अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 16 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट रोल इज प्लेड बाय पाइन ऑयल इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर पाइन ऑयल क्या रोल प्ले कर रहा है? स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस हो रहा है। इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि ये हम लोग क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम जमीन से कोई भी चीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको मिनरल कहते हैं। जब हमने जमीन के अंदर से मिनरल को निकाला तो मिनरल के पार्टिकल्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक और एक गैंग। तो जो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है ये और गैंग के पार्टिकल्स को अलग करने में यूज होता है। स्टूडेंट्स, और हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे देखिए ये मिनरल है। जो भी इसके अंदर मेटल्स प्रेजेंट होंगी इनको हम लोग और कहते हैं, लेकिन जो इम्प्योरिटीज इसमें प्रेजेंट होंगी, सैंड वगैरह, उनको हम लोग गैंग बोलते हैं। तो अब फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें हम लोगों ने अपने मिनरल के अंदर से गैंग और के पार्टिकल्स को सेपरेट करना है। स्टूडेंट्स, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो होता है ये बेस करता है गैंग और के पार्टिकल्स की वेटिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक हमने बीकर ले लेना है। ऊपर से हम लोगों ने यहाँ पे एक ये लगा हुआ है पाइप सा, जो कि हमारी एयर के इंट्रोडक्शन के लिए लगाया हुआ है। इस पाइप के नीचे होल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि जो ऊपर से हम एयर भेजें इसके अंदर, वो इस पूरे जार के अंदर या कंटेनर के अंदर रिवॉल्व कर सके। स्टूडेंट्स, इसके नीचे हम लोग अंदर दो लेयर्स डालेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें वाटर की लेयर डाल देंगे, उसके ऊपर हम लोग इसमें ऑयल की लेयर डाल देंगे। स्टूडेंट्स, जो गैंग के पार्टिकल्स होते हैं ये वाटर के साथ मिक्स होंगे और ये नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन जो और के पार्टिकल्स होंगे ये पाइन ऑयल जो हमने यूज किया है उसके साथ मिक्स होके ऊपर की सरफेस पे आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको इस बात का पहले से पता है कि अगर हम ऑयल और पानी को मिक्स करके रखें तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो ऑयल होता है वो पानी की सरफेस के ऊपर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है पानी की। तो स्टूडेंट्स, गैंग के जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो और के पार्टिकल्स होंगे वो पाइन ऑयल के अंदर रैप होके ऊपर आ जाएंगे और ऊपर से हम लोग उनको आसानी से अलग कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन का असल आंसर देखते हैं कि पाइन ऑयल क्या रोल प्ले कर रहा है इसके अंदर। इसका आंसर देखते हैं। पाइन ऑयल इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस मेक्स अ कोट ऑन एन और पार्टिकल। जो पाइन ऑयल है ये और के पार्टिकल के ऊपर कोट बना देता है। इन दिस वे दीज पार्टिकल्स बिकम लाइट इन वेट एंड बिगिन टू फ्लोट ऑन द सरफेस। इस तरह से जो पार्टिकल्स होते हैं और के ये लाइट वेट हो जाते हैं और पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं। इनको हम लोग आसानी से स्किम्ड ऑफ कर लेते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस को यूज करते हुए। स्टूडेंट्स, स्किमिंग का आपको पता है, जिस तरह दूध के ऊपर बलाई आ जाती है इसी तरह से इसको हम लोग स्किमिंग कहते हैं, ऊपर से चीज को सेपरेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम वेरियस मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स, पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटलर्जी क्या चीज होती है। वो तरीका जिसके जरिए से हम लोग मिनरल में से और गैंग के पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं उसको हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। और मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के नाम बताएं। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस ऐसे प्रोसेसेस हैं जो मेटलर्जी के लिए यूज होते हैं, उनको हम लोग मेटलर्जिकल ऑपरेशंस कहते हैं। इनके जो है 3 इसके प्रोसेसेस हैं, कंसंट्रेशन ऑफ और, एक्सट्रैक्शन ऑफ और एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। स्टूडेंट्स, इनको डिटेल में मैं आपको बता दूं। जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है कंसंट्रेशन ऑफ और। कंसंट्रेशन ऑफ और के प्रोसेस में हम लोग मिनरल से और को सेपरेट करते हैं। हमारे पास कोई भी मिनरल था, उसमें से हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्स को सेपरेट कर लिया। और भी हमारे पास काफी सारे मेटल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि गोल्ड आ गया, कॉपर, स्टील वगैरह। नेक्स्ट प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में से जो हमारे पास मेटल्स आए हैं उनमें से हम लोगों ने डिजायर्ड मेटल निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर कॉपर चाहिए तो हम लोग गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में से कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इन 3 प्रोसेसेस को यूज करते हो। और लास्ट पे है रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। लास्ट पे जो सा वो वाला मेटल हमने एक्सट्रैक्ट किया होगा 98% प्योर होगा और उसको हम लोग मजीद रिफाइन या प्योर कर लेंगे और एंड पे हमारे पास प्योर मेटल आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस टेबल को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर के काफी सारे प्रोसेसेस जो कि चैप्टर में आप लोगों ने पढ़े हैं। अगर आपको कोई भी नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दिया करें, मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर दिया करूंगी और उसके ऊपर मैं आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर कर दिया करूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज रोस्टिंग कैरिड आउट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये टेबल पहले ही बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का प्रोसेस है रोस्टिंग। रोस्टिंग किस तरह से होती है? स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता चल गया है कि रोस्टिंग के जरिए हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और के अंदर से। इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि हमने रोस्ट करना है किसी भी चीज को, यानी कि हमने इसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना है
और उससे मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसकी डिफाइन देखिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। इसमें हम लोग अपनी ओर को बहुत ही हाई टेम्परेचर देते हैं और हाई टेम्परेचर के अंदर जो है वो और हमें एक्सट्रैक्ट हो जाती है हमारे डिजायर्ड मेटल। इसकी एग्जांपल देख ले, हम लोगों ने कॉपर पाइराइट को हमने ऑक्सीजन की प्रीसेंस के अंदर हीट अप कराया तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स पैदा हुए। एक हमारे पास क्यूप्रस सल्फाइड है और फेरस सल्फाइड है और यहाँ पे हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। स्टूडेंट्स, इसका आंसर देखने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स समझा दूं। रिफाइनिंग क्या चीज होती है स्टूडेंट्स? रिफाइनिंग को हम लोग प्योरिफिकेशन भी कहते हैं। वो प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग मेटल को प्योरीफाई करते हैं उसको हम लोग रिफाइनिंग कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या चीज होती है? इलेक्ट्रो नेम से जाहिर हो रहा है कि हमने मेटल को प्योरीफाई करना है इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हुए, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स को यूज करते हुए या फिर इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करते हुए। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस जो है ये बहुत ही वाइडली यूज प्रोसेस है मेटल को रिफाइन करने के लिए या प्योरीफाई करने के लिए। इसकी वर्किंग को पढ़ने से पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के प्रोसेस के अंदर हम लोग सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन फिलअप हुआ होता है। इसके अंदर इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। एक इम्प्योर कॉपर का होता है जिसको हमने रिफाइन या प्योरीफाई करना होता है और एक प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। स्टूडेंट्स, जो इम्प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे और इसको ये एनोड कहलाएगा। और जो प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा इसको हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे और ये कैथोड कहलाएगा। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होती है। रिडक्शन हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, जबकि एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसको करंट प्रोवाइड करेंगे तो जो हमारे पास एनोड होगा इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो कॉपर होगा इसके अंदर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डिपॉजिट करके कॉपर ट्रेवल कर जाएगा कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई है इस बात की ये कॉपर के जो आयन्स होंगे ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे और ये ट्रेवल कर जाएंगे इसके ऊपर, यहाँ पे जाके चिपक जाएंगे। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारा जितना भी प्योर कॉपर होगा वो कैथोड के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएगा। अगर एक और डायग्राम में आप देखें, यहाँ पे देखिए ये इम्प्योर कॉपर जो था ये आहिस्ता आहिस्ता इस पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती गई और कॉपर जो है यहाँ पे डिपॉजिट करता गया और यहाँ पे देखिए हमारे पास इधर हमें प्योर कॉपर हासिल हो गया है। ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस है जिसके जरिए से हम लोगों को प्योर मेटल मिल गया। और स्टूडेंट्स, जो नीचे चीज बचती है इसको हम लोग एनोड मड होते हैं। ये भी कोई हमारे पास इम्प्योर मेटल नहीं होता, इसमें कोई और मेटल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कॉपर प्योरीफाई हुआ है तो यहाँ पे नीचे सिल्वर या गोल्ड वगैरह भी हो सकता है। इसको भी हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए सेपरेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आंसर की तरफ आ जाते हैं। वर्किंग है किस तरह से इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में होती है। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन, एनोड डिसॉल्व्स टू प्रोवाइड कॉपर आयंस। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही करंट पास होगा जो एनोड होगा उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी और कॉपर आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे सोल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट जो है ये दीज कॉपर आयंस आर डिस्चार्ज बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड। तो ये जो होंगे ये कैथोड के ऊपर क्योंकि रिडक्शन हो रही है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे जाके रिड्यूस हो जाएंगे और उसके ऊपर चिपक जाएंगे। इस तरह कॉपर आइटम जो होगा कैथोड के ऊपर डिपॉजिट कर जाएगा। स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैं आपकी बुक से ही लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। स्टूडेंट्स, सॉल्वेज प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके अंदर मैं आपको इसके एडवांटेजेस भी बता दूंगी और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको सारा सॉल्वेज प्रोसेस समझाया हुआ है। ये लॉन्ग के तौर पे भी आता है और इसमें से बहुत सारे शॉर्ट भी आ जाते हैं, इसलिए आप लोगों ने इसको कोर्स से समझना है। स्टूडेंट्स, पहले आपको बता दूं कि जो सॉल्वेज प्रोसेस है इसको हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं सोडियम कार्बोनेट की प्रोडक्शन के लिए। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले है कि ये बहुत ही चीप प्रोसेस है, ये सस्ता है क्योंकि जो इसमें रॉ मटेरियल्स हैं वो बहुत ही कम प्राइसेस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रिकवर करके दोबारा से यूज कर सकते हैं। फिर ये है पोल्यूशन फ्री है, इसमें हमारे पास कोई पोल्यूशन नहीं होती। इसमें सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन जो है सिर्फ एक ही वेस्ट प्रोडक्ट होता है और वो इतनी पोल्यूशन नहीं काज करता। और फिर है सोडियम कार्बोनेट जो है ये बहुत ही प्योर फॉर्म में हमें ऑब्टेन हो जाता है सॉल्वेज प्रोसेस के जरिए।
और इसके अंदर बहुत ही कम फ्यूल यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको सॉल्वेज प्रोसेस का सारा प्रोसेस भी समझाऊंगी। ये डायग्राम मैंने आपकी बुक से ही ली हुई है, ये फ्लो डायग्राम है, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको सॉल्वेज प्रोसेस का प्रिंसिपल बता दूं। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस लाइज इन द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट लो टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, इसका प्रिंसिपल यही है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये लो टेम्परेचर के ऊपर बहुत ही कम सोल्यूबल होता है। When carbon dioxide is passed through ammonical solution of NaCl called ammonical brine, only sodium bicarbonate precipitates. नेक्स्ट उन्होंने हमें यही बताया हुआ है कि जब हम सॉल्वेज प्रोसेस के अंदर अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन जो होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पास थ्रू करवाते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये स्टार्ट करवाने लगी हूँ। सॉल्वेज प्रोसेस को ओवरव्यू दे दूँ इस डायग्राम के जरिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आपने बस ध्यान से सुनना है। सबसे पहले प्रोसेस के अंदर हम लोग रॉ मटेरियल्स देखते हैं कि सॉल्वेज प्रोसेस के अंदर कौन कौन से मटेरियल्स यूज हो रहे हैं स्टार्ट में। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप में हम लोग को रॉ मटेरियल्स का पता होना चाहिए। ये 3 रॉ मटेरियल्स इसमें यूज हो रहे हैं, एक NaCl कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग चूने का पत्थर भी कहते हैं, और अमोनिया। अब स्टेप 2 के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि अमोनिया और NaCl को हम लोगों ने कंबाइन करना है अमोनिएटिंग टावर के अंदर। यहाँ से हम अमोनिया ऐड कर रहे हैं, ऊपर से ब्राइन आ रहा है। ब्राइन का आपको पता है कि ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl होता है। तो अमोनिया और ब्राइन जो है या NaCl का सॉल्यूशन जो है जब ये अमोनिएटिंग टावर के अंदर रिएक्ट करेगा तो अमोनिकल ब्राइन प्रोड्यूस हो जाएगी। स्टूडेंट, स्टेप 3 हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करेंगे लाइम किल के अंदर, और हीट करने के बाद हमें 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक कैल्शियम ऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम लोग ऐड करेंगे अमोनिकल ब्राइन के अंदर कार्बोनेटिंग टावर के अंदर। ये स्टेप 4 है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिकल ब्राइन कार्बोनेटिंग टावर के अंदर ऐड होंगे तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स पैदा होंगे, एक सोडियम बाइकार्बोनेट और एक अमोनियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये फर्दर हीट अप होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है सोडियम कार्बोनेट इसमें चेंज हो जाएगा। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये दोबारा से जो होगी रिसाइकल हो जाएगी और दोबारा से चली जाएगी हमारे पास यहाँ पे। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये और वाटर रिएक्ट करेंगे स्टेप 6 के अंदर और हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर देंगे। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये जो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है इसके साथ रिएक्ट करेगी स्टेप 7 के अंदर अमोनिया रिकवरी टावर में, और रिएक्ट करने के बाद ये जो प्रोडक्ट्स पैदा करेगी वो ये होगा कैल्शियम क्लोराइड और अमोनिया। स्टूडेंट्स, जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है ये दोबारा से यहाँ पे जाके रिकवर और यूज हो जाती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसको एक बार से रिवाइज कर दूं। सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर हम लोग ने रॉ मटेरियल्स देख लेने हैं कि रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं। 3 रॉ मटेरियल्स हमारे पास इसमें यूज होते हैं। स्टेप 2 के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, NaCl और जो NH3 है अमोनिया, ये अमोनिएटिंग टावर में रिएक्ट करेंगे और अमोनिकल ब्राइन बना देंगे। स्टेप 3 के अंदर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको हीट अप करेंगे और 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो अमोनिकल ब्राइन है ये कार्बोनेटिंग टावर के अंदर रिएक्ट करेंगे और 2 प्रोडक्ट्स बना देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। स्टूडेंट, स्टेप 5 के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये हीट होगा और हमें मेन प्रोडक्ट दे देगा हमारा सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिसाइकल होकर दोबारा से प्रोसेस में यूज हो जाएगी। स्टेप 6 के अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड स्टेप 7 में अमोनिकल रिकवरी टावर के अंदर रिएक्ट करेंगे और कैल्शियम क्लोराइड बना देंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और जो मेन बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे पास दोनों रीयूज हो जाते हैं प्रोसेस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिकल ब्राइन इज कार्बोनेटेड। स्टूडेंट्स, सॉल्वेज प्रोसेस मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है तो मुझे पता है कि आपको इसका आंसर पहले से आता होगा। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। जब हम लोग अमोनिकल ब्राइन को कार्बोनेटिंग टावर के अंदर से गुजारेंगे और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू कराएंगे तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स में मिलेंगे, एक सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। यही यहाँ पे आंसर हम लोग पढ़ते हैं, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन इज फेड इनटू कार्बोनेटिंग टावर, कि कार्बोनेटिंग टावर के अंदर हम लोग अमोनिकल ब्राइन को फिल अप करा देंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे यहाँ से तो हमारे पास ये वाले रिएक्शंस ऑब्टेन होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है वाटर के साथ और अमोनियम बाइकार्बोनेट बना देती है। अमोनियम बाइकार्बोनेट ब्राइन के साथ रिएक्ट करके
सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बना देगी। और स्टूडेंट्स नीचे उन्होंने वही वाली बात बताई हुई जो कि हमने प्रिंसिपल में पढ़ी थी कि अगर हम लोग टेम्परेचर को लोअर करते हैं तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ सोडियम बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसका आंसर देख लेते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन का प्रोसेस कहते हैं। ये भी सॉल्वेज प्रोसेस के अंदर से ही एक स्टेप है। इसमें हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट अप करते हैं और ये सोडियम कार्बोनेट और बाकी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ इज अमोनिया रिकवर्ड इन सॉल्वेज प्रोसेस। स्टूडेंट्स अमोनिया की रिकवरी जो है अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर हो रही होती है। अमोनिया इज रिकवर्ड इन दिस टावर फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन प्रोड्यूस्ड इन कार्बोनेटेड टावर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड इन द क्लेन। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख लेंगे जो अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है जब ये अमोनियम रिकवरी टावर में आता है तो इससे अमोनिया प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब अमोनिया रिकवरी टावर में आता है तो इसमें से भी हमारे पास अमोनिया प्रोड्यूस होती है। यही बात उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि जो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इन दोनों प्रोसेसेस से ही हमारे पास अमोनिया आती है और उस अमोनिया को हम लोग रिकवर करके दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ इज अमोनिया प्रिपेयर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया हैबर्स प्रोसेस के जरिए होती है। हैबर्स प्रोसेस क्या है? हैबर्स प्रोसेस के अंदर एक नाइट्रोजन का वॉल्यूम और 3 हाइड्रोजन के वॉल्यूम 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 atm प्रेशर के अंदर आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अमोनिया बनाते हैं। स्टूडेंट्स जो इसमें नाइट्रोजन होती है ये एयर से हमारे पास आ रही होती है और जो हाइड्रोजन होती है ये मीथेन को जब हम स्टीम से पास कराते हैं तो निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो हाइड्रोजन हमारे पास आती है। यहाँ पे आप देखें जो नाइट्रोजन है ये एयर से हमारे पास आ रही है और जो हाइड्रोजन है ये नेचुरल गैस से आ रही है जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं और 1:3 के वॉल्यूम में होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और ये जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास लिक्विड अमोनिया प्रिपेयर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। स्टूडेंट्स पेट्रोलियम की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल buried under earth crust millions of years ago। जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन की सतह के नीचे मिलियंस ईयर तक पड़े रहें तो पेट्रोलियम फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है? डिकम्पोजिशन प्रोसेसेस टुक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हाई प्रेशर, टेम्परेचर एंड बैक्टीरियल इफेक्ट्स। तो इन एनिमल्स और प्लांट्स की डेड बॉडीज़ की डिकम्पोजिशन होती है हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर में और इसके ऊपर बैक्टीरियल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो उसके बाद जो रिमेन्स होते हैं डेड प्लांट्स या एनिमल के ये डार्क ब्राउनिश विस्कस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर डायग्राम में आप देखें थे कि ये जो ओशन के अंदर जो एनिमल्स थे जब ये सैंड की लेयर के नीचे डिकम्पोज हो गए और मिलियंस ईयर के बाद नीचे ऑयल और गैस की अकोमोलेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड हाउ इट इज कैरिड आउट। स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या चीज़ होती है। रिफाइनिंग प्रोसेस इज द सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल मिक्सचर इनटू वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स जब हम पेट्रोलियम को ज़मीन में से निकालते हैं तो वो हमारे पास क्रूड ऑयल की फॉर्म में होता है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि क्रूड ऑयल बहुत ही डार्क ब्राउन या ब्राउन ब्लैक सा मिक्सचर होता है, बहुत ही गाढ़ा सा, और फिर बाद में उसको हम लोग रिफाइन करके उसमें से पेट्रोलियम निकालते हैं। इट इज़ कैरिड आउट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस की वजह से हम लोग पेट्रोलियम के डिफरेंट फ्रैक्शंस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर हम लोग पेट्रोल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंस की बेस पे। यहाँ डायग्राम में आप देख लें क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस तरह से हुई। यहाँ पे क्रूड ऑयल हमारे पास जो हमने ड्रिल आउट किया किसी कुएं वगैरह से या ज़मीन के नीचे से, इसको हम लोग फर्नेस में रखेंगे। फर्नेस में ये हीट अप होके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे एक डिस्टिलेशन टावर होता है। इसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंस की बेस पे ये जो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा पार्ट्स में क्रूड ऑयल। स्टूडेंट्स इसमें आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टेम्परेचर बताया हुआ है। इस टेम्परेचर की बेस पे जो है डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे और हर पार्ट का अपना यूज़ है, हर पार्ट की अपनी प्रॉपर्टी है। ये एक टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से भी आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देखें कि ये जो है ये एक ऑयल रिफाइनरी बताई हुई है
ऑयल रिफाइनरी एक फैक्ट्री होती है जिसके अंदर हम लोग क्रूड ऑयल की जो होती है रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है गिव अ यूज ऑफ कैरोसिन ऑयल। स्टूडेंट्स, हम लोग जो पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन करते हैं इस मेथड के अंदर इसका एक जो ये होता है कैरोसिन भी ऑब्टेन होता है। इसका यूज आपकी बुक में लिखा हुआ है टेबल के अंदर, ये जो होता है जेट फ्यूल्स के अंदर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल। स्टूडेंट्स, सेम मैंने आपको बताया है कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला टेबल दिया है आपकी बुक के अंदर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसमें से ही मैंने डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल का डिफरेंस लिया हुआ है। इनकी पहले कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। इसमें कार्बन 13 से कार्बन 15 तक होते हैं। इसके अंदर कार्बन 15 से कार्बन 18 तक प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बॉइलिंग रेंज है। जो डीजल ऑयल होता है ये 250 से 350 तक इसके बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो फ्यूल ऑयल होता है ये 350 से 400। इसके यूजेस स्टूडेंट्स देख लें। ये यूज़ होता है फ्यूल्स में, बसेस के अंदर, ट्रक्स में, रेलवेज में, इंजन्स के अंदर, ट्यूबवेल इंजन्स वगैरह में। जबकि जो फ्यूल ऑयल है ये शिप्स में, इंडस्ट्रीज़ या फिर बॉयलर और फर्नेसेस में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ रेजिडुअल ऑयल। स्टूडेंट्स, ये रेजिडुअल ऑयल के 4 फ्रैक्शंस जहाँ पे मैंने आपको बताई हुई है, लुब्रिकेंट्स है, पैराफिन वैक्स है, एस्फाल्ट और पेट्रोलियम कोक। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूड ऑयल एंड रेजिडुअल ऑयल। स्टूडेंट्स, क्रूड ऑयल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो हम लोग पेट्रोलियम जो हम निकालते हैं ज़मीन के नीचे से वो क्रूड ऑयल होता है। वो बहुत ही डार्क ब्राउनिश से कलर का होता है। इसकी पहले डिफाइन देख लेते हैं। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हेन कन्वर्टेड इनटू डार्क ब्राउनिश विस्कस लिक्विड कॉल्ड क्रूड ऑयल। विस्कस कहते हैं गाढ़ा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं प्लांट्स के रिमेन्स, उसको हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं। स्टूडेंट्स, रेजिडुअल ऑयल के बारे में आप देखें द ऑयल विच डज नॉट वेपोराइज इज कलेक्टेड एंड हीटेड अबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। स्टूडेंट्स, ये वो ऑयल है जिसको हम लोग हीट करने के बाद भी जो वेपोराइज नहीं होगा फिर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के लिए। इसको हम रेजिडुअल ऑयल कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे छोटा सा मैंने आपको डायग्राम दी हुई है, अगर आपको समझ आ रही हो तो ये क्रूड ऑयल जो है हमें ऑब्टेन हुआ है जो गाढ़ा विस्कस सा लिक्विड ज़मीन के नीचे से। इसको जब हम लोग ऑयल रिफाइनरी में डालेंगे, हीट अप करेंगे तो रेजिडुअल ऑयल इसका एक तरह का बाय प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच पेट्रोलियम फ्रैक्शन इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। स्टूडेंट्स, सेम मैं आपको रिपीट कर दूँ, वाला टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन 7 से कार्बन 5 के दरमियान जो हमारे पास पेट्रोलियम ईथर आता है ये ड्राई क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और इसकी बॉइलिंग रेंज मैंने आपको बताई हुई है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।